हेलो, गुड इवनिंग। ओके, तो कल हम लोग कहाँ पे थे? एक सेकेंड। ये सिक्स फीचर्स मॉड्यूल्स पे हम लोग अभी जो अपना नेक्स्ट है उस पे काम करते हैं। ओके, सो मॉड्यूल्स में क्या होता है कि मॉड्यूल्स मोस्टली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये रीयूजेबिलिटी के काम में बहुत आता है। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या कि हम लोगों ने कोई फंक्शंस लिखे या फिर कोई कोड है जो बार बार हमारे प्रोजेक्ट में रिपीट हो रहा है, अलग अलग जगह पे बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो कोड रहेगा उसको हम लोग एक फाइल में लिखेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, और वो फंक्शन को हम लोग जहां हम लोग को चाहिए वहां पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो मॉड्यूल्स में क्या क्या करते हैं हम लोग कि मॉड्यूल्स में रीयूजेबल कोड बनाते हैं, राइट। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम लोग जो अपना कोड है उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं अलग अलग सेपरेट फाइल्स में, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी यूज करके हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये जो दो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे मैं नेक्स्ट अपना जो है जावास्क्रिप्ट में डे 10 इसमें एक नेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, या फिर इसको रहने देते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं मॉड्यूल्स में ES6 फीचर्स के अंदर। सो मॉड्यूल्स हम लोग क्यों मतलब ये क्या करता है कि इट अलाउज अस टू ब्रेक up your code into separate files and reuse it using import/export functionality। कोई कुछ बोल रहा है क्या? Sir, screen is not visible. ओके ओके ओके, सॉरी। सॉरी, स्क्रीन शेयर करना भूल गया। दिख रहा है ना स्क्रीन अभी? Yes, sir. ओके, सो हम लोग मैं मतलब कुछ नहीं टाइप ही कर रहा था कि इट अलाउज अस टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल्स एंड रीयूज इट यूजिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी, राइट। इसमें ये क्या है कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि वी कैन राइट यूटिलिटी फंक्शंस एंड वी कैन यूज दोस बाय यूजिंग मॉड्यूल्स। एक सेकेंड है, एक ही सेकेंड में। ओके, तो मॉड्यूल्स हम लोग मोस्टली यूटिलिटी फंक्शंस क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो अभी मॉड्यूल्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डे 9 में एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, जिसको नाम दूंगा मॉड्यूल्स, एंड उसके अंदर सिंपली हम लोग एक फाइल बनाएंगे
इसको नाम देंगे लेट सपोज मैथ डॉट जेएस। इसके अंदर हम लोग यहाँ से अभी नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू, इसमें लेट सपोज दो नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, n1 कॉमा n2, एंड यहाँ से रिटर्न करेंगे n1 प्लस n2। राइट, तो जैसे ऐड है अपने पास वैसे ही और मेथड लिखते हैं हम लोग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये सिर्फ इनके ऑपरेशन अलग अलग होंगे। ओके, अभी ये फंक्शंस को लेट सपोज मुझे यहाँ पे ES6 फीचर्स के अंदर यहाँ पे यहीं पे मैं एक नया फाइल बनाता हूँ कि न्यू फाइल मैथ ऑपरेशंस डॉट जेएस। इसमें क्या करना है मुझे, अभी यहाँ पे वो ऐड जो मैंने लिखा है उधर वो फंक्शन मुझे यहाँ पे कॉल करना है, और उस पे मैं लेट सपोज 10, 20 दूंगा, तो मेरा वो यहाँ पे लॉग होना चाहिए। लॉग अगर किया हम लोगों ने लेट सपोज, तो ऐसे होना चाहिए। राइट, तो ये करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो फंक्शन को हम लोग इधर यूज करना है। हम लोग को यूज करना है मतलब उसको पहले हम लोग को अवेलेबल करना पड़ेगा कि ये फंक्शन हम लोग दूसरे किसी फाइल में मतलब यूज कर सकते हैं उसको। तो वो अवेलेबल करने के लिए हम लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट मतलब क्या कर रहा हूं मैं, ये फाइल को अवेलेबल कर रहा हूँ दूसरे फाइल्स के लिए। राइट, इवन अगर मैं यहीं पे भी कॉल करूँ उसको लॉग ऐड, और यहाँ पे भी अगर मैं उसको नंबर्स मतलब ये दूंगा, तो ये मुझे यहाँ पे भी एक्सेसिबल रहेगा, एंड ये मेरे दूसरे फाइल्स में भी मैं उसको एक्सेस करके उसको रन कर सकता हूँ। राइट, तो अभी ये फंक्शन ये फाइल में तो नहीं है, उसको कहीं से तो भी लाना होगा हम लोग को। तो उसको लाने के लिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कहीं से डेटा ला रहे हैं, तो इसको सिंपली हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट ऐड फ्रॉम वो फाइल्स का नाम। सो आपने इसमें कहा पे वो फाइल, तो इसके बाहर मॉड्यूल्स के अंदर मैथ में वो फाइल है, फंक्शन है सॉरी। तो कौन सा फंक्शन है वो, इसके अंदर ऐड वाला। तो इसको ऐसे हम लोग इंपोर्ट, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे आके उसको इंपोर्ट किया। इसको अगर मैं अभी रन करूं मैथ ऑपरेशन को, जो कि अपना इसी के अंदर है, डे 9 के अंदर ही शायद हाँ डे 9 में, नोड मैथ ऑपरेशन कैनॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ओके, तो इसको क्रिएट मतलब इसको हम लोग को पहले मॉड्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना होगा। राइट, ये जो यहाँ पे मॉड्यूल्स बनाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे उसको ये मॉड्यूल सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को ये डे 9 के अंदर मॉड्यूल्स जो है वहाँ पे CD मॉड्यूल्स, इसके अंदर अभी हम लोग ये Node.js प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं ना, तो इसलिए उसको हम लोग को Node.js को बताना पड़ेगा कि हम लोग मॉड्यूल से ट्राई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली npm init करता हूँ, ताकि वो अपना Node.js का सिंपल सा मॉड्यूल क्रिएट हो। अपना मॉड्यूल नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ये कुछ भी नहीं डालूंगा मैं, सब जैसा है वैसा करके ये अपना मॉडल क्रिएट हो गया। यहाँ पे तुम अभी देख सकते हो, यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट होके मिल गए हम लोग को। ओके, तो इसमें हम लोग को एक छोटा सा मतलब इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन है नोड.जेएस एप्लीकेशन का। इसमें सिर्फ मुझे यहाँ पे टाइप मॉड्यूल ऐड करना है, ताकि हम लोग वो यूज कर सके। और ये जो मैथ ऑपरेशन है मैं इसको भी मॉड्यूल्स के अंदर ही ले लेता हूँ।
ओके, तो या यही पे अपना मैथ ऑपरेशन भी और मैथ भी यही इसी के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, अगर हम लोग वो कोड रन करें मॉड्यूल्स के अंदर CLS, यहाँ पे नोड मैथ ऑपरेशन डॉट JS, ठीक है। अभी ओके, इसको मैथ डॉट JS करना पड़ेगा। ये देखो 30 वो लॉग हो गए, 30 लॉग हुआ। अब ये 30 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से ये यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको कॉल किया है, प्लस उसको ये जो मैथ डॉट जेएस है वहां पे भी हम लोगों ने उसको कॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि हम लोग सिर्फ इधर ही रहे, इधर ही यहीं पे कॉल करें। राइट, मैं सिंपली इसको अभी ये जो जैसे ऐड हमने यहाँ पे लिया है वैसे ही हम लोग बाकी सब मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। मैं लेट सपोज यहाँ पे div कॉल करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये डिवीजन के केस में ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने जितने फंक्शंस लिखे हम लोगों ने सबके सामने हम लोगों को एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, ताकि मतलब वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है ये फाइल में से और वो फाइल में उसको इंपोर्ट कर रहा है। तो जनरली तुम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये टर्म सुने ही होंगे, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि एक जगह से वो एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरे जगह पे वो इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐड ही लिया है, हम लोग को सारे फंक्शंस यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अभी इसको अगर रन करें तो ये देखो 30 -10 200 एंड 0.5, ये चारों के जो ऑपरेशन हम लोग वहां पे कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं। तो इसमें ये जो मॉड्यूल है इससे क्या होता है कि हम लोग कोड को डिवाइड कर सकते हैं और इसमें हम लोग उनको रीयूजेबल कोड बना सकते हैं। कोई भी अगर अपना कोड हम लोग को यूटिलिटी फंक्शन काइंड ऑफ फीचर अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग मॉड्यूल्स के साथ जा सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना मॉड्यूल्स के बाद अपना नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है प्रोमिसेस लेते हैं हम लोग पहले, क्योंकि क्लासेस और ये मैप डेटा, ये जो डेटा सेट डेटा स्ट्रक्चर, ये थोड़े बड़े कंसेप्ट है। तो प्रोमिसेस हम लोग पहले कवर करते हैं, बाद में मैप और सेट डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्लासेस पे हम लोग मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रोमिसेस मतलब क्या कि हम लोगों ने जो इसके अंदर पढ़ा था कॉल बैक फंक्शंस के अंदर, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि असिंक्रोनस कोड हम लोग को जब एग्जीक्यूट करना होता है तब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी डेटा पे डिपेंड है, लेट सपोज मेरा एक एपीआई कॉल है और वो एपीआई कॉल को 2 सेकंड लगने वाले, और वो 2 सेकंड के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा पे मुझे कुछ ऑपरेशन करना है, राइट। तो नॉर्मल अगर हम लोग फंक्शन के साथ जाएंगे तो वो क्या करेगा, अभी लेट सपोज ओके, यहाँ पे हम लोग अभी प्रोमिसेस देखने वाले। प्रोमिसेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो अगर हम लोग को हम लोग के पास लेट सपोज कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन हम लोग को हैंडल करना है तो वो उसके लिए हम लोग प्रोमिसेस यूज करते हैं। तो प्रोमिसेस को अगर मतलब प्रोमिसेस जो है ना वो बहुत
इम्पोर्टेंट और फेमस टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, जिसका यूज थ्रू आउट, मतलब जहाँ कहीं पे भी अभी एपीआई कॉल हम लोग करते हैं तो वहां पे हम लोग प्रोमिसेस का ही यूज करते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि it can be replaced, or it can replace callbacks and have a better code practices, right? Promises are mostly used for, और promises हम लोग promises are mostly used to handle asynchronous ऑपरेशंस। असिंक्रोनस ऑपरेशंस मतलब अगर किसी को थोड़ा टाइम लग रहा है किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में, या फिर एपीआई कॉल को भी मोस्टली टाइम लगता है, तो वैसे ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए हम लोग प्रोमिसेस यूज करते हैं। तो इसमें इट अलाउज us to associate handlers with an asynchronous actions eventual success or failure, राइट। इसमें प्रॉमिस के अलग अलग स्टेट्स होते हैं। तो प्रॉमिसेस कैन हैव डिफरेंट स्टेट्स। उसमें फर्स्ट है पेंडिंग, विच सेज इनिशियल स्टेट, और इट कुड बी नाइदर सक्सेस नॉर फेलियर, राइट। सेकेंड स्टेट है फुलफिल्ड, या फिर इसको हम लोग रिजॉल्व भी बोलते हैं, रिजॉल्व। तो ये होता है मीनिंग दैट the operation was successfully completed. And third one is rejected, right? It means the operation failed. ओके इसमें अभी हम लोग इसका एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो फिर हम लोग को थोड़ा और आइडिया आ जाएगा उसके अंदर। ओके तो इसमें प्रोमिसेस को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले ये असिंक्रोनस ऑपरेशन, लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, सो कॉन्स्ट गेट डेटा इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है लेट सपोज मेरे पास, राइट। ये क्या करेगा, मुझे 2 सेकंड के बाद डेटा देगा। तो 2 सेकंड के बाद डेटा देना, तो हम लोग सेट टाइम आउट यूज करेंगे। उसको सेकंड पैरामीटर हम लोग 20,000 मिली सेकेंड दे देंगे, और यहाँ से रिटर्न करेंगे। जैसे ये 20,000 मिली सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ से रिटर्न होगा वो जो डेटा हम लोग को चाहिए वो। सो लेट सपोज मैं यहाँ से डेटा भेजता हूँ सक्सेस। ओके गेट डेटा, अभी अगर मैं कॉल करूंगा यहाँ पे गेट डेटा, तो ये 2 सेकंड बाद हम लोग को
ये 6 फीचर्स है ना। ओके, इसको हम लोगों ने लॉग ही नहीं किया, इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। लॉग टू सेकेंड बाद इसमें ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है हम लोग को, ये जो कोड है ये असिंक्रोनस कोड है जिसको हम लोग को अभी प्रॉमिस के साथ हैंडल करना है। तो प्रॉमिस के 3 स्टेट है जिसमें से हम लोग सबसे पहले उसकी फर्स्ट स्टेट देखते। फर्स्ट स्टेट मतलब उसको सबसे पहले क्रिएट कर दे, बाद में उसके बारे में हम लोग ये देखेंगे कि वो 3 स्टेट में कैसे जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेट है मतलब उसको सबसे पहले क्रिएट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं क्रिएट करता हूँ कि लेट promise is equal to new promise एंड उसके अंदर ये कोड यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा और उसके अंदर ये कोड रहेगा यहाँ से, राइट। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली रिटर्न करेंगे प्रॉमिस को जो हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे सिंपली एक प्रॉमिस बनाया है, उसके अंदर एक कोड है जो अपना एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे ये ऐसा समझ लो कि ये अपना एपीआई कॉल है। सो assume this set timeout is nothing but an API call which will return success after 2 seconds. ओके, तो इसमें ये 2 सेकेंड बाद ये रिटर्न करेगा। अभी अगर हम लोग इसको रन करके देखें तो इसमें देखो ये प्रॉमिस जो दिख रहा है हम लोग को 2 सेकेंड के लिए पेंडिंग में दिखा है, यहाँ पे पेंडिंग में दिखा रहा है। उसके 2 सेकेंड बाद वो सक्सेस हुआ, राइट। लेकिन हम लोगों ने उसके सक्सेस पे या उसके फेलियर पे कुछ लिखा ही नहीं है, इसीलिए उस पे कुछ नहीं दिखेगा हम लोग को। तो यहाँ से सक्सेस और ये पेंडिंग का तो समझ गया ना, जब तक प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं लाता, रिस्पॉन्स या फिर एरर, तब तक वो पेंडिंग स्टेट में रहता है। मतलब वो एग्जीक्यूशन टाइम पे उसका जो स्टेट रहता है वो पेंडिंग रहता है। अभी उसका सक्सेस और फेल्योर रिस्पॉन्स कब आएगा, तो प्रॉमिस जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें 2 मेथड हम लोग 2 मेथड उसको पास करते हैं। तो सबसे पहली मेथड रहती है रिजॉल्व एंड सेकेंड मेथड रहती है रिजेक्ट। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट ये जो है ये खुद अपने इसमें स्टेट है। तो रिजॉल्व क्या करता है, जब मेरे पास सक्सेस मैसेज रहेगा ना तो मैं यहाँ से उसको रिजॉल्व करूंगा। मतलब क्या कि मैं इसको यहाँ से भेज रहा हूँ कि मेरा ये जो प्रॉमिस जिस वजह से हम लोगों ने लिखा था, जिस असिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए लिखा था, उसका जो मतलब ये उसका जो मोटिव है वो कंप्लीट हो गया और उसके पास कोई तो डेटा है या फिर कुछ तो है जो रिटर्न होगा। तो अपने केस में यहाँ से सक्सेस है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर भी मेरा आउटपुट वही होना चाहिए, रिटर्न कुछ नहीं आना चाहिए, राइट। अभी भी क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने ये रिजॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन उसको कहीं पे यूज नहीं कर रहे। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब मैं ये गेट डेटा कॉल कर रहा हूं ना, तो उसके बाद तो ये जब मैं कॉल करूंगा मेनली गेट डेटा, राइट। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट देन ऐड करना पड़ेगा। डॉट देन में क्या होता है कि मैं मेरे प्रॉमिस से जो डेटा रिस्पॉन्स आने वाला हूं उसको, ये जो उसका जो पैरामीटर रहता है
उसमें मैं उसको कैप्चर करता हूँ। ये जो डॉट देन का जो पैरामीटर रहेगा यहाँ पे, ये मतलब जो यहाँ से मैं रिजोल्व करूंगा वो उसके अंदर रहेगा, और यहाँ पे मैंने लॉग किया वो रिजल्ट। तो अभी अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो वो 2 सेकेंड बाद हम लोग को सक्सेस देगा। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो अभी उसने पेंडिंग स्टेट नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको डॉट देन कॉल किया है, और उसके बाद हम लोग जो डेटा हम लोग को मिल रहा है उसको लॉग भी कर रहे हैं। अभी सेम अगर मेरा ये अगर मुझे फेलियर है, अब ये सक्सेस का तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अभी लेट सपोज मेरा एपीआई फेल हो गया, और मैंने बैकएंड में कुछ ऐसा लिखा है कि अगर मेरा एपीआई फेल हो गया तो मैं कुछ तो एरर थ्रो करूंगा, राइट? तो एरर थ्रो करने के टाइम पे लेट सपोज सेम मेरे यहाँ पे 2 सेकेंड बाद एरर थ्रो होगा। तो एरर थ्रो करने के लिए मतलब जब मेरा सक्सेसफुली रिस्पॉन्स है मेरे पास, तो मैं उसको रिजॉल्व के साथ भेजूंगा। अगर मेरे पास कुछ एरर है एपीआई में, तो मैं उसको सिंपली रिजेक्ट करूंगा, यहां से रिजेक्ट विथ एरर, राइट? अभी अगर इसको रन करें हम लोग, तो हम लोग को कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए 2 सेकेंड बाद। ये आउटपुट नहीं, एक्चुअली ये एरर रिजेक्ट हो रहा है यहाँ से, वो है वो। ओके, तो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग। इसका मतलब ये बोल रहा है हमको कि जो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं या फिर एरर को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हैंडल करना है। तो अभी एरर के केस में हम लोग ये जो डेटा रहेगा या फिर जो कुछ एरर रहेगा वो उसको कैसे कैप्चर करेंगे? तो जैसे डॉट देन है अपने पास, वैसे ही यहाँ पे डॉट कैच भी एक मेथड है। तो डॉट कैच में क्या होगा कि जो कुछ एरर यहाँ से रिजेक्ट होगा मेरे प्रॉमिस में से, ये मेरा प्रॉमिस फंक्शन है अभी, ये जो है ये वाला, राइट? तो यहाँ से जो मेरा एरर यहाँ से रिजेक्ट होगा वो मेरा ये एरर कैच कैच ब्लॉक के अंदर एरर में रहेगा। मैं अगर इसको यहाँ पे लॉक करूं एरर, तो मुझे सिंपली वो एरर यहाँ पे लॉग होगा विदाउट एनी अनहैंडल्ड रिजेक्शन वार्निंग। ओके, ये देखो यहाँ पे 2 सेकेंड बाद मेरा एरर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये रिजेक्ट मतलब अपनी एरर केस, और इसको बोल सकते हैं टू रिटर्न इफ और रिटर्न एरर इफ वी फाइंड एनी इशू। सक्सेस केस if everything goes well। ओके, यहाँ पे एरर और रिजल्ट दोनों है, राइट? और इसमें जैसे डॉट देन है डॉट कैच है, वैसे ही यहाँ पे डॉट फाइनली भी हमारे पास रहता है, डॉट फाइनली। तो फाइनली कब रहता है, कब कॉल कर सकते हैं हम लोग कि लेट सपोज मेरे पास एरर भी है, सक्सेस मतलब मेरे जो प्रॉमिस है वो सक्सेस रिटर्न करो या एरर रिटर्न करो। ये जो मेरा फाइनली ब्लॉक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा होगा ही, राइट? सो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इट गेट्स एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। इसमें एरर आए या रिस्पॉन्स आए, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गई। अभी यहाँ पे रिजॉल्व किया है तो सक्सेस आया, इट गेट एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। अगर मैं यहाँ से उसको रिजेक्ट करूं तो भी वो मुझे जो नीचे वाला फाइनली वाला ब्लॉक रहेगा वो एग्जीक्यूट हो गई। ओके, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि promises will have 3 methods। First one is dot then we can handle success response dot catch we can handle errors or exceptions।
Then third one is dot finally it will get executed either we have success or failure. ओके, तो मतलब प्रोमिसेस को हम लोग प्रोमिसेस का ऐसे यूज कर सकते हैं जहां पे अपने पास असिंक्रोनस कोड रहेगा वहां पे। इसको और इजी वे से लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग प्रॉमिस फ्रॉम हियर हम लोग उसको डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं ऊपर से। तो ये जो है इसको ना लिखते हुए, वेरिएबल को ना क्रिएट करते हुए इसको डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। ओके, ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, क्योंकि आगे से जब भी हम लोग कोई एपीआई कॉल करेंगे या फिर असिंक्रोनस ऑपरेशंस करेंगे तो ये बहुत यूजफुल है। इवन जब हम लोग डेटाबेस कनेक्शन करते हैं उस टाइम पे भी प्रॉमिस यूजफुल होता है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन के टाइम पे भी जो कोड रहता है वो असिंक्रोनस ही रहता है। तो ये प्रोमिसेस हम लोग मोस्टली यूज करने ही वाले। ओके, देन नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट वो है मैप एंड सेट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे ही उसका एक सेक्शन ऐड करता हूँ, मैप एंड सेट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस का तो बड़ा ही रहेगा तो वो उसके नीचे ऐड कर देता हूँ। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना मैप एंड सेट डेटा स्ट्रक्चर, तो वो क्या है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होता है कि हम लोगों के पास लेट सपोज कुछ डेटा है, तो हम लोग उसको कैसे रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग डेटा कैसे इसमें रखते हैं, एरेज में रखते हैं, राइट, स्ट्रिंग में रखते हैं डेटा, स्ट्रिंग यूज करके नंबर्स यूज करके डेटा स्टोर करते हैं, राइट। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग डेटा को प्रॉपरली उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो ये जो इसमें जो दोनों में जो डिफरेंस नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों का अलग ही यूज है, सेट का भी और मैप का भी। तो हम लोग पहले सेट के बारे में देखेंगे कि सेट हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर उसका यूज क्या है। ओके, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद सेट कैन हैव और इट कंटेन्स ओनली यूनिक एलिमेंट्स। तो ये जो है सेट कलेक्शन है, मतलब सेट भी एक एरे का टाइप है, लेकिन सेट के अंदर मोस्टली मोस्टली मतलब सेट के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही रहते हैं। यूनिक वैल्यूज मतलब क्या कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हम लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ओके, एंड इसके बारे में इसके बारे में और ये है कि हम लोग जब उसको क्रिएट करते हैं कि मतलब सेट को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोग सेट का जो कंस्ट्रक्टर है वही यूज करेंगे। ओके, इसके सम ऑफ की फीचर्स है, सेट के की फीचर्स। तो उसमें क्या है, सबसे पहला जो फीचर है कि इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज रहते हैं। यूनिक वैल्यूज मतलब इसमें डुप्लीकेट नहीं रहेंगे। सेकंड है
एनी वैल्यू टाइप, मतलब इसमें क्या है कि इसमें कोई भी टाइप का डेटा रह सकता है। इसमें हम लोग प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव भी डेटा रख सकते हैं। उसके बाद इस पे एक साइज प्रॉपर्टी है, साइज। सो साइज से हम लोग वी कैन गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और it can return the number of elements in the set. And fourth one is no index based access. मतलब नॉर्मली हम लोग एरे पे क्या करते हैं कि हम लोग इंडेक्स के साथ हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो इसमें सेट डू नॉट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस वाया इंडाइसेस लाइक एरेज। इवन एक कलेक्शन है फिर भी इसके अंदर हम लोग इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता है। ओके, देन इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करते हैं, इसी के सेट का ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो टू क्रिएट सेट वी just have to create new variable with set constructor. Okay, for example, let set is equal to new set and then इसके बाद इस पे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। तो ऑपरेट करने के लिए अपने पास अलग अलग मेथड्स है। सो टू ऑपरेट ऑन सेट data structure we have some methods. ओके, उसमें सबसे पहला है ऐड। ऐड से हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। टू ऐड एन एलिमेंट टू द सेट। सेकेंड है डिलीट। डिलीट, तो डिलीट क्या करता है? टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम सेट। थर्ड वन है हैज। जैसे हम लोग इसमें चेक करते हैं एरे में इंक्लूड्स के साथ या फिर इंडेक्स के साथ, तो इसमें टू चेक इफ द स्पेसिफाइड element is in the set or not. And last one है fourth clear. So clear से क्या होगा? To clear the set or remove all the elements from the set. ओके, तो सेट के साथ हम लोग ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अभी लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूँ यहाँ पे सेट का। तो सेट एंड देन यहाँ पे मैं लेट कंपनीज का सेट बनाता हूँ। लेट सपोज कंपनीज इज इक्वल टू न्यू सेट। ओके, मैं यहाँ पे सिंपली अभी अलग अलग जो मेथड्स है हम लोग वो ऐड करके देखते हैं। तो ये जो मेरा कंपनीज का सेट है, तो कंपनी डॉट ऐड मैं ऐड करता हूँ। लेट सपोज
गूगल, राइट। और इसको कॉपी करता हूँ कि मैं उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकूं, 2 3 4 5 6, राइट। गूगल के बाद लेट सपोज मैं उसमें फेसबुक, देन माइक्रोसॉफ्ट, देन इन्फोसिस, देन टीसीएस एंड एलटीआई माइंट्री। ओके, ये ऐसे मैंने लेट सपोज उसके अंदर ऐड किए सेट के अंदर। तो अभी इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली लॉग करेंगे, लॉग कंपनीज, तो देखते हैं कैसे दिखता है ये, राइट। मैं इसको रन करते हैं, तो देखो सेट के अंदर हम लोग देख सकते हैं। नॉर्मली एरे में क्या आता है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट दिखा था हम लोग और उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहते हैं। यहाँ पे उसने दिखाया सेट और उसके अंदर 6 वैल्यूज है और वो वैल्यूज यहाँ पे ऐड हुए, दिख रहे हैं हम लोग को यहाँ पे लिस्ट हुए, राइट। मैं अगर ट्राई करूँ ये एलटीआई माइंट्री को फिर से ऐड करने का, राइट, तो उस केस में क्या होगा कि ये एरर तो नहीं देगा लेकिन उसमें ऐड भी नहीं करेगा। मतलब क्या कि इसमें ये जो वैल्यूज रहेंगे वो यूनिक ही रहेंगे, वो रिपीटेड वैल्यूज नहीं हो सकते। मैं अगर यहाँ पे इसका स्पेलिंग चेंज कर दूं ई, तब वो मुझे वहां पे दिखेगा 7, राइट। क्यों? क्योंकि ये नहीं है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना केस सेंसिटिव नहीं है। अगर केस सेंसिटिव मतलब केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव अगर नहीं रहता तो ये उसको कंपेयर करता, दोनों सेम है तो उसको ऐड नहीं करता, राइट। तो ये केस सेंसिटिव है कि उसका केस भी मैच होना चाहिए अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, तो डुप्लीकेट वैल्यूज का अगर हम लोग को उसमें ऐड नहीं करना है उस टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करेगा हम लोग को डुप्लीकेट नंबर, राइट। इसके बाद यहाँ पे दूसरी मेथड कौन सी है, दूसरी मेथड मतलब अगर मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, वो मुझे तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है, राइट। लेकिन मेरे पास एक और वे है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो उसके लिए सिंपली मैं डॉट साइज ऐड करूंगा और उसकी साइज पता कर लूंगा। तो ये देखो यहाँ पे 6 हम लोग को रिटर्न हो रहा है। ओके, देन हम लोग इसमें चेक भी कर सकते हैं कि इसके अंदर एलटीएम एंट्री है क्या। तो यहाँ पे अपने पास जो मेथड है हैज, वो यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कंपनीज डॉट हैज को यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेथड है, उसमें वैल्यू डालना है। अब बुलियन इंडिकेटिंग वेदर एन एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेट और नॉट। तो इसको अगर मैं हैज करूं और वहां पे उसका एलटीएम एंट्री डाल दूं तो ये आइदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू क्यों? क्योंकि वो है उसमें। मैं अगर इसको कैपिटल ई कर दूं तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि उस ये नहीं है उसके अंदर, एरे के अंदर या सेट के अंदर वो नहीं है, राइट। तो हैज हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि चेक करने के लिए वो वैल्यूज, वो स्पेसिफिक वैल्यू सेट के अंदर है या नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है डिलीट, राइट। डिलीट हैज हो गया, डिलीट हो गया, हाँ डिलीट। सो लेट सपोज मैं सिंपली यहाँ से कंपनीज डॉट डिलीट इसमें ऐड करता हूँ ये वाला एलटीएम एंट्री, डिलीट कर दिया। और अगर मैं इसका साइज देखूं यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका साइज 5 हो गया, मतलब उसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है। और हम लोग इसको साइज के बजाय उसमें जो एलिमेंट था सेट में, देखो वहां से वो एलटीएम एंट्री डिलीट हो गया सेट से। ओके, देन नेक्स्ट मेथड है अपना क्लियर। तो कंपनीज डॉट क्लियर अगर मैं कॉल करूंगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखो सेट के अंदर कुछ भी नहीं। सबसे पहले 6 था, मैंने उसको डिलीट किया
एक हिल टाइम एंट्री तो 5 हो गया, और उसके बाद क्लियर किया तो 0 हो गया, राइट। इस पे हम लोग इटरेट भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये जो है इसको कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 5 कंपनीज है, अभी कंपनीज के अंदर 5 एलिमेंट है यहाँ पे, देखो सेट के अंदर। तो मैं इस पे जैसे नॉर्मली हम लोग एरे पे इटरेट करते हैं, वैसे ही इस पे भी इटरेट कर सकता हूँ। तो एरे पे इटरेट करने के लिए हम लोग क्या फॉर ऑफ यूज करते हैं। लेट कंपनी ऑफ कंपनीज, और उसके अंदर यहाँ पे सिंपली लॉग वो कंपनी का नेम यहाँ पे हम लोग लॉग कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये जो लॉग हुआ है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये अपना फॉर लूप से लॉग हुआ है। ओके, तो उस पे हम लोग इटरेट भी कर सकते हैं। अभी सेट का यूज कहाँ पे हो सकता है, ये अगर हम लोग देखे तो लेट सपोज मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है वहां पे, या फिर मुझे किसी ने असाइनमेंट दिया जिसमें मेरे पास लेट नम्स इज इक्वल टू कुछ तो ऐसे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 3 फिर से है, 4 फिर से है, 5 फिर से है, 1 फिर से है, 7 8 9। इसमें मतलब ये जो वैल्यूज है वो यूनिक नहीं है, राइट। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज है इसके अंदर। अगर मेरे पास ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आया जिसमें से मुझे ये बोला गया कि ये जो मेरा एरे है उसमें से मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज निकालना है, वो उसमें डुप्लीकेट मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यूज रहेंगे, तो उस केस में हम लोग सेट का यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली लेट यूनिक नंबर्स इज इक्वल टू न्यू सेट, और उसको सिंपली यहाँ पे डॉट 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 नम्स पास कर देंगे। नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे लॉग करूं यूनिक नम्स, तो ये जो है यूनिक नम्स, ये हम लोग को ऑल द यूनिक नंबर्स उसके अंदर लाके देगा। ये देखो इसके अंदर 1 2 4 5 6 3 7 8 9, इसमें रिपीटेड वैल्यू है ही नहीं। 9 नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है, लेकिन इसमें यहाँ पे 9 ही नंबर है। मैं या फिर उसको यहाँ पे लॉग करता हूँ, लॉग नम्स, ताकि हम लोग को दोनों में डिफरेंस भी पता चलेगा। तो ऊपर के इसमें अगर देखें हम लोग 4 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, और नीचे के इसमें एक भी वैल्यू ऐसा नहीं कि जो रिपीट हो रहा है। तो नीचे वाला जो सेट से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो सबके सब यूनिक वैल्यूज है। अगर उसको एरे में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सिंपली ये जो न्यू सेट है उसको ऐसे एरे में डाल सकते हैं। ये मतलब उसको एरे में कन्वर्ट करके देगा। ये देखो ये यूनिक वैल्यूज इन एरे, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ अपना इनपुट एरे। ओके, सेट के अंदर कोई क्वेश्चन, इसका यूज समझ में आया ना, कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग इसको? हेलो। यस सर। Yes, sir. ओके, ओके। तो नेक्स्ट है अपना सेट हुआ, तो नेक्स्ट है मैप।
राइट। मैप में जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, इसके अंदर जैसे नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग की वैल्यू पेयर में, तो मैप भी हम लोग वैसे ही क्रिएट होता है मैप भी। राइट, इसमें भी की वैल्यू पेयर ही रहता है, बट ये एडवांस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट है। राइट, सो इसमें like we are creating objects in JS using key value pairs, map is also the key value pair where data structure. Right. it it is a key value pair, or it is a collection of key value pair where keys can be data type. And also, and map remember the original insertion order of the keys. Okay, इसके भी some key features है. So key features of map. First one is key value pair. Second one is any value type keys. Right, इसका मतलब क्या कि keys can be of any type. Whether primitive or objects. सो ऑब्जेक्ट भी हम लोग उसको एज अ की पास कर सकते हैं. राइट, उसके बाद ये ऑर्डर्ड रहता है, मतलब इसमें इसमें कीज का मैप रिमेंबर ऑर्डर ऑफ कीज. देन इसके बाद इसमें भी हम लोग को साइज प्रॉपर्टी रहता है, जिससे हम लोग वो मैप की साइज निकाल सकते हैं. सो साइज, the size will return the number of key value pair in the map. ओके, तो इसके साथ हम लोग मैप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अभी वो भी देखते हैं हम लोग. लेट्स सपोज मैप.
ओके, तो मैप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग अभी, तो वो एक सेकेंड। मैप के साथ भी अलग अलग मेथड्स है एक्चुअली, एक सेकेंड में वो ऐड करना भूल गया। सो मैप हैज सम मेथड्स, सॉरी ये ऐड करना भूल गया हम लोग। तो उसमें सबसे पहले है सेट मेथड, तो उसमें हम लोग टू ऐड अ न्यू एंट्री यूजिंग की वैल्यू पेयर, यूजिंग की वैल्यू टू द मैप। सेकेंड है गेट, तो जैसे सेट कर रहे हैं वैसे गेट भी कर रहे हैं, सो टू गेट द वैल्यू ऑफ अ मैप प्रॉपर्टी। देन थर्ड वन इज हैज, टू चेक इफ द प्रॉपर्टी is exist in the map or not। ओके, तो ये 3 मेथड है मैप के साथ। अभी मैप को, मैप ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू न्यू मैप, राइट। इसमें भी हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे, और जब हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे तो उसमें सिंपली यूजर डॉट सेट, और सेट में 2 पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख ही रहा है की और वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे कोई भी की डाल सकते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो लेट सपोज की में मैं ऐड करता हूँ नेम एंड वैल्यू में पंकज। तो ऐसे ये मैं यहाँ से उठाता हूँ और अलग अलग वैल्यूज उसको ऐड करता हूँ, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ, और 4 प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको आईडी, वो हो गया मेरा वैल्यू 1234, एड्रेस पुणे, एंड ईमेल p@s.com, ईमेल एंड एड्रेस, राइट। अभी यहाँ पे अगर हम लोग लॉग करें वो मैप ऑब्जेक्ट को, यूजर को, तो से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वो ऑब्जेक्ट, मतलब मैप, उसमें 4 प्रॉपर्टीज है, नेम, आईडी, एड्रेस एंड ईमेल। तो अगर इस पे साइज लगाएंगे, कॉन्स्ट यूजर डॉट साइज, तो हम लोग कितने प्रॉपर्टीज है उसके अंदर वो भी देख सकते हैं, 4 प्रॉपर्टीज, राइट। देन अभी अगर हम लोग को उसमें से प्रॉपर्टी निकालना है, लेट सपोज चेक करना है कि उसमें नेम है क्या, तो उसके लिए सिंपली लॉग यूजर डॉट गेट नेम, तो देखो यहाँ पे वो लेके आया पंकज, राइट, गेट से। और अगर सेम हम लोग गेट की बजाय हैज लगाएंगे, तो वो चेक करेगा कि उसके अंदर है हैज उसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो पंकज रिटर्न किया, यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं ट्राई करूँ कोई ऐसी वैल्यूज निकालने को, यहाँ पे लेट सपोज नेम 1, तो वो अनडिफाइंड देगा, एंड सेम इसको अगर मैं नेम 1 करूँ तो ये फॉल्स देगा, मतलब उसके अंदर नहीं है, राइट। सो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टू हैव अ हैप्पी पाथ, हैप्पी चेक, राइट। देन हम लोग इसमें कौन सी और मेथड है, हैज हो गई, गेट हो गई, सेट हो गया, राइट। इसमें हम लोग एक ये भी कर सकते हैं कि लेट सपोज अपने पास एक एरे है, तो एरे को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं मैप में। तो एरे मतलब अगर वो एरे की वैल्यू पेयर काइंड ऑफ है, तो अभी लेट सपोज मैं यहाँ से
मुझे अगर ऐसा कोई मैप क्रिएट करना है जिसमें मैं मेरे पास लेट सपोज एक एरे, ये काइंड ऑफ, कि जिसमें ऐसे वैल्यूज है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज माय कंट्री नेम, लेट सपोज इंडिया, एंड सेकेंड वन इज द कैपिटल न्यू दिल्ली, राइट। तो ये क्या है कि हम लोग, ये जो की है अपना, वो इंडिया रहेगा और उसकी वैल्यू न्यू दिल्ली रहेगी। वैसे ही लेट सपोज अपने पास अलग अलग है यहाँ पे, तो इसको मैं लिखता हूँ ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, उसके बाद इंग्लैंड, लंदन, देन स्वीडन, स्टॉकहोम, राइट। ऐसे अगर अपने पास एक एरे है, एरे ऑफ एरेज बोल सकते हैं हम लोग उसको। इसको मैं क्रिएट करता हूँ, लेट कंट्रीज इज इक्वल टू, ये ऐसे कंट्रीज एंड उसके कैपिटल्स। तो जब मैं इसको मैप में कन्वर्ट करूंगा तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कॉन्स्ट कंट्री, कंट्री मैप इज इक्वल टू न्यू मैप, और उसको सिंपली पास कर सकता हूँ ये कंट्रीज का ऑब्जेक्ट, और अपना ये जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर मैं लॉग करूँ उसको कंट्री मैप, तो मुझे वो आउटपुट दिखेगा। ये देखो मैप में न्यू इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब कंट्री का नेम एज अ की है और उसकी वैल्यू उनके कैपिटल है। तो हम लोग जैसे इस पे इटरेट कर सकते हैं सेट पे, वैसे ही हम लोग मैप पे भी इटरेट कर सकते हैं। तो मैप पे इटरेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली फॉर लेट, यहाँ पे कंट्री कॉमा कैपिटल, कैपिटल ऑफ कंट्रीज, फिर कंट्री मैप, और वहां से हम लोग सिंपली लॉग कर सकते हैं कि मेरी कंट्री कौन सी है एंड मेरा उसका कैपिटल कौन सा है। तो फॉर ऑफ का यूज करके हम लोग उस पे इटरेट भी कर सकते हैं। तो इंडिया, न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, इंग्लैंड, लंदन एंड स्वीडन, स्टॉकहोम। तो ऐसे हम लोग उस पे लूप करके उसमें से वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, देन ओके, तो मैप के इसमें शायद हाँ इतना ही है मैप में। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। इसमें ये जो हम लोगों ने किया है उस पे हम लोग फॉर ईच से भी इटरेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज फॉर ईच से जब इटरेट करते हैं हम लोग, तो वो कैसे करते हैं, तो सिंपली इसको लॉक करता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरा है कंट्री मैप डॉट फॉर ईच, अरे डॉट ना, डॉट फॉर ईच, और उसके अंदर हम लोग दो वैल्यूज मिलेंगे हम लोग को यहाँ पे। तो वैल्यू, या फिर हम लोग उसको कैपिटल बोल सकते हैं, कैपिटल एंड कंट्री ऑफ, यहाँ से उसको रिटर्न करेंगे, मतलब लॉग करेंगे कैपिटल एंड कंट्री। इसको अगर रन करें तो ये देखो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्वीडन। तो फॉर ईच से भी हम लोग उस पर इटरेट कर सकते हैं, राइट। अभी अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें हम लोग मैप और सेट में, तो क्या है
कि इसमें लेट सपोज मैं यहाँ पे कंटेंट में लिखता हूँ डिफरेंस बिटवीन मैप एंड सेट, तो यहाँ पे मैं उसको 3 इसमें डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे लेट सपोज टर्म टर्म, यहाँ पे सेट में क्या है उसका व्यू एंड मैप में क्या है। ओके, तो टर्म्स के केस में लेट सपोज हम लोग पर्पस अगर देखें मैप और सेट का पर्पस, तो मैप और सेट हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके लिए, तो सेट हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर यूनिक वैल्यूज, एंड मैप यूज करते हैं टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स। then second one is data structure। ये है सिमिलर टू एरेज बट विथ यूनिक वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज, राइट। देन इसमें राइट, ये यूज करते हैं हम लोग सिमिलर टू ऑब्जेक्ट बट विथ कीज, कीज that can be of any type and maintaining and maintaining insertion order। ओके, देन इसमें क्या मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, तो इसके जो है मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, तो इसमें हम लोगों के पास है तो दोनों के पास ऐड सेट, नहीं इसके मतलब सेट में ऐड है, उसके बाद सेट भी है सेट के साथ, उसके बाद गेट, गेट है ना, ऐड डिलीट है, सॉरी डिलीट, एंड हैज है, गेट नहीं है, हैज डिलीट साइज, राइट। इसके साथ हम लोग के पास है सेट गेट हैज एंड साइज। ओके, तो ये है ओके, तो ये मैप एंड सेट और प्रोमिसेस हम लोगों ने आज के सेशन में देखा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, ऐसा कुछ है? अगर नहीं तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्लासेस के बारे में देखेंगे कल के सेशन में। ओके ओके सर। ओके देन, बाय बाय। थैंक यू सर। यप, बाय।